ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। पिछली क्लास में जो टीआईआर का टॉपिक कराया था ना, उस पे बोर्ड में एक आया हुआ क्वेश्चन देख। दिस इज एन इक्विलेटरल प्रिज्म एबीसी, और इस सरफेस पे एक लाइट रे फॉल करती है which is perpendicular to the surface. This is incident ray. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है this is 1.5 and this entire prism is placed in water. It is placed inside water. जिसका म्यू आपको दिया हुआ है 4/3। आपको इसका रे डायग्राम कंटिन्यू करना है। यू हैव टू कंप्लीट द शो द पाथ ऑफ द रे। ठीक है, ट्राई करिए। मैंने आपको बताया था टीआईआर पे आपको ना रे डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें आपको ये सोचना होगा कि टीआईआर हो रहा है नहीं हो रहा। 3 केसेस एक बार जल्दी से हम रिकॉल करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, एंगल इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, या एंगल मोर देन क्रिटिकल। तो वो हमें सोचना होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। आपको सिर्फ रे डायग्राम बनाना है, कोई वैल्यूज शो नहीं करनी है कहीं पर, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ये बताना है कि रे आगे किस तरफ कहां जाएगी। दिस इज इक्विलेटरल प्रिज्म। एबीसी इज इक्विलेटरल। ठीक है, करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे बताऊं, इस पॉइंट पे बताओ क्या होगा। लाइन स्ट्रेट चल जाएगी, नॉर्मल। यहाँ पे ये जो रे है दिस विल गो स्ट्रेट, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्लीज उसको याद रखिएगा। जब भी कोई लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, देखो एक लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर आई, मैंने यहाँ पे नॉर्मल बनाया। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0। तो ये रे सीधी चली जाएगी। तो रे डायग्राम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो उसने दिया है आपको क्वेश्चन, ये रे सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होती है। तो यानी ये रे आप इसको सीधा ले जाए। ठीक है, ये सीधी चली गई, सीधी जाके ये इस सरफेस एसी पे टकराती है। थोड़ा बहुत ज्योमेट्री यूज होगा। यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं। क्या इस बार भी ये अलोंग द नॉर्मल आ रही है? नो सर। हाँ, तो नॉर्मल बनाते हैं। दिस इज द। अब बताओ, ज्योमेट्री लगाओ और फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री लगाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा उसमें भी ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, ये वाला होगा एंगल ऑफ 60 डिग्रीज होना चाहिए। 60 होगा। 60 होगा। सोचो सोचो और फिर आगे करो, जिन्होंने कर लिया वो तो आगे 60 ही होगा। कोई बात नहीं, करो आगे, परेशान मत हो, आगे करो। सब लोगों को सोचने का टाइम दे रहे हैं। आप में से बहुत बच्चे हैं जो सिर्फ इंतजार करते हैं कि बोर्ड पे लिखा जाए, कॉपी कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। कोशिश करिए,
10th क्लास का ज्योमेट्री है, ये एंगल निकालना है यार, ये तो 9th-10th का बच्चा भी कर सकता है। अच्छा चलो, नहीं पता लग रहा, बहुत बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं। मेरे को बताओ, ये तो अलोंग द नॉर्मल गई थी, ये तो परपेंडिकुलर था 90 डिग्री। अगर मैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल में, ये देखो यहाँ पे ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, तो ये वाला एंगल 180 minus 150, 30 degrees. ये वाला 60 है, ये तो परपेंडिकुलर 90 था, और तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा जो मैंने ब्लैक कलर में शेड करा है? 30 degrees. ये ऊपर वाला 30, तभी तो 180 बनेगा। देखो तीनों का सम, अगर वो 30 है तो यहाँ आ जाओ फिर। ये नॉर्मल थी, नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना? ये सरफेस, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो टोटल एंगल 90 होना चाहिए था। अगर ऊपर वाला 30 है तो एंगल आई कितना होगा? ठीक है, करिए, चलिए सब लोग आगे ट्राई करिए। अब क्या TIR चेक करने की जरूरत है या चेक करने की जरूरत नहीं है? डू वी नीड टू चेक और नॉट? We need to check. क्योंकि ये अंदर कौन सा मीडियम है? अंदर है 1. denser, अंदर 1.5 है, और बाहर कौन है? 4/3। बाहर 1.33. रेयर मीडियम है 4/3, और अंदर इट इज द डेंसर मीडियम, डेंसर। तो लाइट इज ट्राइंग टू गो फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर। अंदर डेंसर है, इट इज डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम है। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाने की कोशिश करती है, यू हैव टू चेक। तो क्या ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, बराबर है या बड़ा है? बताओ, इज दिस स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल? उसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा आपको। क्रिटिकल एंगल निकालिए। चलो बोलो अब कोई जना, क्या ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है, बराबर है या बड़ा है? तभी तो बताओगे ना। आई इज लेस देन थीटा सी पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आई इक्वल टू थीटा सी पे क्या होगा? grazing, Grazing. ग्रेजिंग होगी। और आई मोर देन थीटा सी पे TIR. TIR, तो आई तो तुम्हें पता है, यू नो दैट आई इज 60 डिग्री। अब थीटा सी और बता दो ना, तभी तो कंडीशन आगे बढ़ेगी। Sin QC UR by UD. ठीक है, वैल्यू बताओ ना यार। सर वो साइन टेबल यूज करना पड़ेगा। साइन टेबल ना तो मिलेगा, मिला भी तो देखने का टाइम नहीं होगा, क्या करेंगे? अब बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है? वो कहते हैं ठीक है, पता करते हैं, आई थीटा सी से छोटा है बड़ा है, थीटा सी निकाल लेते हैं। अब साइन थीटा सी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू, थोड़ी जगह बना रहे हैं यहाँ पे, हमें क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय वी टी। और दिक्कत देखो क्या आई, रेयरर मीडियम है 4/3 और डेंसर मीडियम है 1.5, जिसको मैं 3/2 लिख दूं। तो साइन थीटा सी कितना आ रहा है? 8/9. 8/9। अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आ गई? थीटा सी नहीं निकाल पाओगे। थीटा सी हो गया साइन इनवर्स 8/9। अब क्या करोगे? पता ही नहीं थीटा सी कितना है, साइन इनवर्स 8/9 तो पता ही नहीं। अब मैं अगर थीटा सी नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं कि एंगल थीटा सी से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? सर साइन 60 से कंपेयर कर लेंगे। हाँ, बढ़िया बात बताई। अगर तुम्हें थीटा सी नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अपनी जो कंडीशंस है ना,
हमें आई और थीटा सी को कंपेयर करना है। हमें देखो कंडीशंस आई और थीटा सी को कंपेयर करना, पर मैं थीटा सी निकाल नहीं पा रहा। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो प्लीज। क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा आएगा जहां तुम थीटा सी निकाल नहीं पाओगे, जैसा कि यहाँ थीटा सी आपका साइन इनवर्स में आ गया। अब थीटा सी मैं निकाल ही नहीं पा रहा, तो मैं कैसे कंपेयर करूं कि आई उससे बड़ा है, बराबर है, छोटा है, क्या है? तो आप क्या करो, आप इन दोनों का दोनों तरफ साइन ले लो। आप आई और थीटा सी को मत कंपेयर, लिखो मार्जिन में कि जहां ऐसे फंस जाते हैं, जहां थीटा सी निकल नहीं पाता, वहां हम साइन थीटा सी और साइन आई को कंपेयर, साइन आई और साइन थीटा सी को कंपेयर। आई लेस देन थीटा सी मत चेक करो, साइन आई लेस देन साइन थीटा सी चेक करो। साइन आई लेस देन साइन थीटा सी, साइन आई इक्वल टू साइन थीटा सी, और साइन आई ग्रेटर देन साइन। वही कंडीशंस दोनों साइड देखिए, मैंने साइन लगा दिया, साइन आई साइन आई साइन आई, और साइन थीटा सी साइन थीटा सी साइन। साइन आई की वैल्यू को साइन थीटा सी की वैल्यू से कंपेयर करें। बात वही है, दोनों साइड साइन लगा दो, फिर आप कंपेयर कर लो। तो साइन थीटा सी तो मुझे पता है कितना है, मेरे को साइन इनवर्स करने की जरूरत नहीं। साइन थीटा सी हमें पता है, इसको हम लिख लेते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमें पता है, तो साइन आई भी पता है। साइन आई यानी साइन 60, यानी कितना, साइन आई कितना होगा, √3/2 √3/2। अब जरा इनको 1 डेसिमल तक कैलकुलेट कर लो, 1 या 2 डेसिमल तक। √3 की वैल्यू बताना जरा कितनी होती है, 1.732 6 आ रहा है 2, जरा बोलो 0.86 सही बताना, 0.86। 86 ये तो वैल्यू हमारी आ रही है साइन आई की, साइन आई की वैल्यू आ रही है। अब साइन थीटा सी की वैल्यू को भी जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.88 सही करना, क्योंकि देखो डेसिमल Yes. बहुत छोटा सा फर्क है, 0.88। 88 तो देखिए मैंने कैलकुलेट करा है साइन आई और साइन थीटा सी, साइन थीटा सी और साइन। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आई एंड थीटा सी, आई विल कंपेयर साइन आई एंड साइन। देखिए साइन आई साइन थीटा सी से छोटा है, साइन आई साइन थीटा सी के बराबर है, साइन आई साइन थीटा सी से बड़ा है। वही चीज है, इस केस में रिफ्रैक्शन होगा, इस केस में ग्रेजिंग होगी, और इस केस में TIR। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहां तुम थीटा सी ना निकाल पा रहे हो, तो डरना मत, साइन थीटा सी साइन आई को कंपेयर कर लेना। चलो बताओ कौन सा केस है, साइन आई रिफ्रैक्शन साइन आई कितना है 0.86, साइन थीटा सी कितना है 0.8। कौन सा केस हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट फर्स्ट साइन आई की वैल्यू हमारी 0.86 है, और साइन थीटा सी की वैल्यू 0.8। बहुत क्लोज वैल्यूज है, तो कैलकुलेशन भी आपको सही से करना था। ठीक है, तो साइन आई इज लेस देन साइन थीटा सी, साइन आई इज लेस देन साइन थीटा सी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन किस साइड होगा, away from normal. रिफ्रैक्शन विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल मोड। और यहां लेबल कर दीजिए एंगल आर। तो दिस इज अवर रे डायग्राम। यहां से रे आती है, यहां सीधी चली जाती है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द रे डायग्राम। ये 3 नंबर का आपका पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। ये MCQ बना के भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है अगर आपका, तो ये MCQ में आ जाएगा। वो आपसे पूछ लेगा विच फिनोमिना विल बी अकरिंग, इस पॉइंट को P नाम दे देगा, वो कहेगा कौन सा फिनोमिना P पर होगा, वो देगा रिफ्रैक्शन, ग्रेजिंग, TIR या नन। तो ये MCQ बन गया क्वेश्चन। क्या आंसर होगा ABCD में से? रिफ्रैक्शन है।
क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, मेक्स नो डिफरेंस, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए कर लीजिए सब लोग, कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करनी है। आई होप आप लोगों ने लिख के रखी होगी, क्योंकि मैंने बोला था लिख के रखना। सिर्फ समझाने का काम करेंगे आज, ठीक है ना? तो हेडिंग है हमारा अगला, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेस। मतलब समझते हैं क्या रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेस। अभी तक जो भी हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे वो सरफेस प्लेन होता था, इट वाज अ प्लेन सर्फेस। हम पढ़ते थे लाइट फॉल करती है, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, ये सरफेस है। सरफेस वाज अ प्लेन सर्फेस, सीधा सरफेस, इट वाज अ प्लेन। इस पॉइंट पे हम नॉर्मल बनाते थे, और रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, चली जाएगी। फॉर्मूला यूज होता था स्नेल्स लॉ, μ1 sin i is equal to μ2 sin i. Refraction. This was refraction at a plane surface. अब सपोज करिए, सपोज पानी का जो सरफेस है, मान लो किसी केस में इमेजिन कर लो पानी का जो सरफेस है वो गोल होता, ये पानी का पानी, दिस इज वाटर। तो वाटर H2O, इट इज अ डेंसर मीडियम, ऊपर एयर है, एयर इज अ एयर। अब लाइट फॉल करती, लाइट फॉल करती है, कौन सा फिनोमेना होगा? लाइट एयर से वाटर में जा रही है, कौन सा फिनोमेना होगा? Refraction. But it will be refraction at a spherical surface. Refraction at a spherical surface. कोई ये नहीं है कि लॉ बदल जाएगी कि स्फेरिकल सरफेस है तो अब नई लॉ आ जाएगी। लॉ अब भी वही यूज होगी, स्नेल्स लॉ, μ1 sin i is μ2 sin r। पर थोड़ा सा देखो, इसको ट्रीटमेंट इसका अलग होगा, क्योंकि आपका सरफेस प्लेन नहीं है, इट इज अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तरीका वही होगा, नॉर्मल बनाएंगे, रेयरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। स्नेल्स लॉ, लॉजिक सारे वही होंगे, बस जो सरफेस है वो प्लेन नहीं होगा, सरफेस जो है वो स्फेरिकल होगा। तो हेडिंग है हमारा रिफ्रैक्शन एट spherical surface, and this is one of the very important subjective questions. ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा, डेरिवेशन कर रहे हैं इसकी। हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस, इसके एक साइड अलग मीडियम है, एक साइड अलग। लेफ्ट साइड पे मान लेते हैं μ1 है विच इज द रेयरर मीडियम, और राइट साइड पे μ2 है विच इज द डेंसर। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन बना, और दिस इज आवर स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का मतलब है यहां मीडियम अलग है और इस साइड मीडियम अलग है, दोनों साइड देयर इज अ डिफरेंट मीडियम। इस साइड अलग मीडियम है, ये मीडियम 1 मान लो, इस साइड मीडियम 2। लाइट जाएगी यहां से यहां तो रिफ्रैक्ट करके आगे जाए। दिस इज द सरफेस जो कि गोल है और दोनों साइड मीडियम अलग है। अच्छा, अब अगर सरफेस कभी भी गोल होता है, सरफेस अगर गोल होगा तो उसको आप कंप्लीट करके एक सर्कल बना सकते हो, है ना? तो उसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। अगर आप सरफेस को गोल सर्कल में कंप्लीट कर सकते हो, इफ यू कैन मेक अ सर्कल, तो
उसका कोई ना कोई सेंटर जरूर हो, तो वो सेंटर पॉइंट लेबल कर, दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका जो सरफेस है उसको अगर हम पूरा गोल बना दें तो उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O। ध्यान देना कैसे डायग्राम बने। एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे लेके जाओ, एक लाइट की एक रे लेके जाओ, ये है हमारी इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे टकरा, क्या बना है यहां पर बताओ, क्या बना है? Normal. यहां पर हम बनाएंगे नॉर्मल, और सर्कल में, स्फीयर में कहीं पर भी आप नॉर्मल बनाओगे तो इट मस्ट पास थ्रू द Center of curvature. Center of curvature. सर्कल के लिए या स्फीयर के लिए ये प्रॉपर्टी होती है, अगर सर्कल के सरफेस पे आप कहीं पर भी आप नॉर्मल बनाओगे तो इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर। अगर मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, बना दो, पर वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो दैट नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल बनाया है, इट शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने नॉर्मल बनाया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बताइए क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे और Angle of incidence. Angle of incidence. I. दिस इज द एंगल ऑफ। फिगर जितना नीटली और बड़े साइज की बनाओगे ना उतना तुम्हारे को समझना आसान। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ये रे किधर बेंड करेगी? ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। इंसिडेंट रे जो है ये ऐसे जा रही है, किधर बेंड करेगी? नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द Towards Towards the normal. Towards the normal. normal? It is going from the rarer medium to the denser medium, तो ये रे सीधी नहीं जाएगी, इट विल नॉट गो स्ट्रेट। ये बेंड करेगी नीचे या ऊपर? नॉर्मल के पास, नीचे। नीचे. नीचे की तरफ, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आई है तो इसको आप नीचे की तरफ बेंड करा दीजिए, और यहां जाके ये एक्सिस को मीट करती है, दिस इज कॉल्ड एज द इमेज। तो आपको समझ में आना चाहिए हमने इस रे को सीधा क्यों नहीं भेजा, नीचे क्यों करा। नॉर्मल नीचे है तो ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और आगे जाके एक्सिस को जहां मीट करेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे इमेज। और एंगल आर को भी लेबल कर, लेट अस लेबल एंगल आर। एंगल आर जो एंगल होगा, इट विल बी द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये एंगल आर। अब इंसिडेंट रे का एक्सिस के साथ एंगल मार्क कर दो अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल मार्क कर दो बीटा, और नॉर्मल का एंगल मार्क कर दो गामा। इस पॉइंट को लेबल कर दो P, इस पॉइंट को लेबल कर दो N, और N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को लेबल कर दो M, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। बनाओ, चलो फिगर बनाओ, अगर नहीं बनाई है, और अगर बनाई भी है तो भी कोई बात नहीं, अब मैंने समझाया आपको, अब बना के देखिए दोबारा से। एक इंसिडेंट रे गई, रिफ्रैक्ट हो गई, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे जहां से आ रही थी वो हमारा ऑब्जेक्ट है, रिफ्रैक्टेड रे जहां जाके मीट करती है वो उसकी इमेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेड कलर में जो है वो नॉर्मल है। तो देयर इज अ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कौन सी लॉ यूज होगी? Snell's law. स्नेल्स लॉ कहती है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। सब लोग ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, कोई भी हाई फाई चीज नहीं है, क्लास 10th वाली डेरिवेशन आपको रिपीट करवा रहे, ठीक है ना, जो क्लास 10th में
करते हैं वही चीज करा रहे हैं। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे सब समझ में आने लगेगा। तो क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, रिफ्रैक्ट करा है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज कर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आराम आराम से करते हैं। सेंस लॉ देखा। अब अगला स्टेप मैंने बताया था, अगर एंगल छोटे होते हैं, एंगल अगर स्मॉल होते हैं, तो साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा ऑलमोस्ट इक्वल। अगर एंगल्स छोटे हैं तो साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा बराबर। और ऑप्टिक्स की डेरिवेशंस में हम मान के चलेंगे एंगल छोटे। तो साइन आई को आप टैन आई भी लिख सकते हैं, उसको आप आई भी लिख सकते हैं। छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा, जो कभी साइन थीटा को टैन थीटा लिख दो, कभी थीटा लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है, जब जो आसान होगा तब वो करें। तो चलिए बताइए, हमारे फॉर्मूले में साइन आई आ रहा है और साइन आर, ये वाला हम अप्रोक्सीमेशन करते, वी अप्लाई द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो हो गया μ1, साइन आई को मैंने आई लिख दिया, इज इक्वल टू μ2 साइन आर को आर। साइन आई को आई लिख दिया, साइन आर को आर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करा है, साइन थीटा को थीटा लिख। कोई डाउट है बताइए, लिखते रहिए साथ साथ, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो, रिवाइज हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ में साइन आई को आई लिखा है, साइन आर को आर। ठीक, अब ज्योमेट्री लगाते हैं, इसी तरीके से आई और आर की वैल्यूज निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, गामा एंड बीटा। आई की वैल्यू निकाल के यहां डाल देंगे, आर की वैल्यू निकाल के यहां डाल देंगे, सॉल्व हो जाएगा। आई की वैल्यू कोई बताएगा कैसे? सर अल्फा प्लस 90। अल्फा प्लस सर अल्फा प्लस गामा। कैसे पर? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं एनओसी, ट्राइंगल एनओसी, कॉन्सेंट्रेट करिए, ट्राइंगल एनओसी। कभी भी आपके पास कोई ट्राइंगल होता है, दिस आउटसाइड एंगल इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर एंगल। जो ट्राइंगल आपका है एनओसी, जरा देखना, एनओसी, एन पे बाहर वाला एंगल, ये एक्सटीरियर है, और अंदर वाले ओ और सी के एंगल्स कौन कौन है? अल्फा और गामा। अल्फा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स का सम होता है, वो इन दोनों एंगल्स का सम। तो क्या लिख सकता हूं मैं? आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। Alpha plus gamma. तो यहां डाल देते हैं μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2। अब आर को भी देखते हैं, किसी ना किसी तरीके से निकालिए। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करो। अब आप लोग कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल अप्लाई करो एनसीआई। एनसीआई, एनसीआई में सब लोग मुझे चैट बॉक्स में भेजेंगे, एनसीआई में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करके बताइए कौन किसका सम है। चैट बॉक्स में भेजिए, इन ट्राइंगल एनसीआई, एनसीआई अप्लाई करिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। कौन एक्सटीरियर एंगल है? जो ट्राइंगल के बाहर वाला है, वो अंदर वाले दोनों का सम होना चाहिए। चलो सब बच्चे अटेंडेंस लेंगे फिर इस क्वेश्चन से। इस ट्राइंगल में कौन सा वाला एक्सटीरियर एंगल है? वो अंदर वाले दोनों का सम हो। प्लीज टेक पार्ट इन द क्लास। अगर नहीं पढ़ना होता है तो फिर ज्वाइन ही मत करा। इन ट्राइंगल एन सी आई, the exterior angle
should be equal to the sum of the interior opposite angles. हाफ मिनट और दे रहा हूं मैं, उसके बाद फिर जो बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं उनको रिमूव कर दें. अप्लाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. बाहर वाला एंगल ट्राइंगल के, एनसीआई ट्राइंगल का जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम करो. तीन चार बच्चे रह गए हैं, रिमूव करना स्टार्ट का. अगर आपको नहीं आता है तो कुछ भी एटलीस्ट आई डोंट नो लिख दो, पर एटलीस्ट रिप्लाई जरूर करना है. ठीक है ना? एटलीस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आना चाहिए. एक सेकेंड दीजिए, अब रिमूव करने दीजिए मेरे को. एक बच्चा है. इसमें देखो ना, आप लोग थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते, ट्राइंगल है एन सी आई, एन सी. ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल कौन? इस ट्राइंगल में गामा. Gamma. एक्सटीरियर एंगल. ये ट्राइंगल के अंदर थोड़ी ना है. इफ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अगर आप कंसिडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में बाहर वाला एंगल गामा. तो गामा होगा किसके बराबर? अंदर वाले दोनों एंगल का सम. अंदर वाले कौन कौन से हैं? R आर. plus beta. तो गामा हो जाता आर प्लस बीटा. पर हमें गामा नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे पुट करने के लिए कौन चाहिए? आर चाहिए. तो यहां से जरा आर की वैल्यू निकालो. कितनी आएगी? आर बोलो. यहाँ क्या डाल? माइनस बीटा. गामा माइनस बीटा. तो सिंपल ज्योमेट्री लगाई हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया. आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, वो यहाँ पुट कर दिया आई की जगह. फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यहाँ लगाया और वहां से आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया. ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप चल. लिख लो यहाँ तक, कोई जल्दी नहीं है हमें किसी चीज की. अच्छा, अब फिर से हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. अगर एंगल छोटा है तो आप छोटे एंगल के लिए साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा लिख सकते हैं. कई बार साइन थीटा को टैन थीटा लिखेंगे, कई बार थीटा लिख देंगे, कई बार थीटा को टैन थीटा लिख देंगे, या फिर साइन थीटा लिख देंगे. अगर एंगल्स छोटे होते हैं तो ऑल ऑफ दीज आर इक्वल. तो क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं एंगल छोटे हैं, तो मैं अल्फा को टैन अल्फा भी लिख सकता हूं. अभी मैंने बताया था थीटा को टैन थीटा भी लिख सकता हूं. तो अल्फा को मैं लिख दूंगा टैन अल्फा, गामा को लिख दूंगा टैन गामा, क्योंकि अभी मैंने बताया था थीटा को टैन थीटा भी लिख सकते हैं. तो चलिए लिखते हैं μ1 इंटू टैन अल्फा गामा को टैन गामा इज इक्वल टू μ2 गामा को टैन गामा, बीटा को टैन बीटा. ये देखिए, आप ऐसे कह लो, ऐसे याद कर लो कि दोनों साइड टैन ले लिया, इधर भी टैन ले लिया, उधर भी टैन, पर वो हमने अप्रोक्सीमेशन यूज करा है. थीटा को टैन थीटा. तो अल्फा को टैन अल्फा, गामा को टैन गामा, गामा को टैन गामा, बीटा को. ठीक है? अब ज्योमेट्री से टैन अल्फा, टैन बीटा, टैन गामा की वैल्यूज निकालनी. जैसे टैन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन गामा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. चलो जरा पुट करो वैल्यूज, फिर पूछेंगे आप लोगों से टैन अल्फा क्या है, टैन गामा क्या है. करिए, पुट करिए वैल्यू. कोई जना बताएगा टैन अल्फा? NM NM upon upon OM. NM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, NM बाय OM. अब कोई और जना, एक ही जना बारी बारी को ना बोले. जो जने बोल चुके हैं अब नहीं बोले. चलो और कोई जना मेरे को बताए टैन गामा. NM by MC. NM टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, NM बाय MC.
NM by MC is equal to mu2 tan गामा तो वही है NM by MC माइनस कोई और जनाब NM by MI. NM upon MI. NM upon MI। मुश्किल नहीं है इसमें, थोड़ा सा सोचोगे दिमाग लगाओगे हो जाएगा, क्योंकि ये रट नहीं पाओगे, ये रट के थोड़ा ना जाओगे पेपर में कहाँ पे क्या था NM MI MC NM OM सब भूल जाओगे। तो पेपर में यहाँ डायग्राम, और जरूरी नहीं है डायग्राम में तुम यही लेबल करो, हो सकता है तुमने डायग्राम में यहाँ पे M ऊपर ले लिया, I कहीं कुछ और कर दिया, या इसको सपोज करो तुमने L बोल दिया। बहुत बार होता है पेपर जब चेक करते हैं ना, डायग्राम में कुछ और होता है, यहाँ कुछ और। बच्चों ने बिना दिमाग लगाए स्टेप्स रटे हुए होते हैं, वहां फिगर में पॉइंट L लेबल कर दिया, पर यहाँ लिखा है N तो है ही नहीं फिगर में। आइडियली फिगर के हिसाब से तो LM होना चाहिए, पर वो क्या है, समझी तो है नहीं चीज को कि वो वहां से निकालना है, वो डायग्राम अलग रट लिया, डेरिवेशन अलग रट ली, सब मिक्सअप हो। तो कुछ भी चीज रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। अब ये वाला स्टेप मुझे भी नहीं याद है, मैं तो बस ऊपर से देख देख के बना रहा हूँ। tan अल्फा NM बाय tan गामा NM बाय MC और tan बीटा NM बाय। तरीका याद होना चाहिए, स्टेप्स नहीं रटने हो। चलिए NM कैंसिल हो जाएगा, NM कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको खोल लेते हैं। mu1 by OM plus mu1 by MC is equal to mu2 by MC minus mu2 by MI। देखिए मैंने ब्रैकेट खोल लिया, mu1 by OM plus mu1 by MC is equal to mu2 by MC minus mu1 by MI। देखिए अब ये वाली जो टर्म है माइनस mu2 by MI, ये इस साइड लेकर जाएंगे, और ये टर्म यहां बना देता हूं, ये वाली टर्म इधर ले जाना, और ये mu1 by MC वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, बिल्कुल सबसे आगे इसको लिखो। करो जरा रीअरेंज करो, फिर मैं किसी जने को बोलूंगा कि क्या इक्वेशन आई है बताइए। इसको इधर ले आओ, चलो इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस था यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन बनी mu2 by MI प्लस mu1 by OM प्लस mu1 by OM इज इक्वल टू mu2 by MC तो यहाँ पे था, और ये इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा, इधर आके क्या साइन आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस mu1 by। देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए प्लीज, रीअरेंज ही तो करा है, इसको इधर ले गए तो माइनस mu2 by MI सबसे आगे गया तो प्लस हो गया, तो mu2 by MI प्लस mu1 by OM, mu2 by MI प्लस mu1 by, और ये वाली टर्म को इधर ले गए तो mu2 by MC, और ये उधर गया माइनस mu1 by MC। तो बस अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, अब हम कुछ नोटेशन यूज करेंगे। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है सरफेस से, O का डिस्टेंस P से, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, छोटा u इसका सिंबल होता है, यानी OP जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनना, OP इसको हमें u बोलना चाहिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने हो सकता है 10th में सुना था ये फॉर्मूले u और v बोलते हैं, 1 by v minus 1 by u is 1 by Yes, f। sir. Yes, sir. तो वो u जो है वो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए होता है, और इमेज का डिस्टेंस आपके सरफेस से यानी p का डिस्टेंस i, दिस इज द इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं।
पर दिक्कत क्या है, पी आई तो कहीं फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा, पी आई तो कहीं पर भी नहीं है, और ओपी नाम का टर्म भी कहीं नहीं है। अब अगर कहीं ओपी होता तो मैं उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बोल देता, कहीं पर पी आई होता तो मैं उसको इमेज डिस्टेंस वी बोलता, पर पी आई तो कहीं है ही नहीं। क्या करें? सर P और M कोइंसाइड करें क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल है। हाँ, तो अब दूसरा अप्रोक्सीमेशन। पहला अप्रोक्सीमेशन हमने करा था कि स्मॉल एंगल, एक अप्रोक्सीमेशन और करते हैं कि जो सरफेस है उसका अपर्चर बहुत छोटा है, तो P और M जो है, देखिए फिगर में भी देखिए बहुत पास पास, हालांकि है अलग अलग P और M, पर मेरे को अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा कि P और M आर वेरी क्लोज, M पॉइंट और P पॉइंट को सेम ही मान, यानी OP नहीं बोलूंगा मैं, OP की जगह मैं बोलूंगा OM। OP या OM बराबर ही मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा कि ये P और M ये एक ही पॉइंट है, दिस इज वन पॉइंट, बहुत पास पास है, तो P और M को मैं एक ही पॉइंट मान, तो P नहीं बोल के मैं OM को क्या बोल दूंगा, OM आ रहा है यहाँ पर, U. OM को क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। OP OM को क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। object distance. कौन सी साइड है ये, लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट। Left. माइनस यू। साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, वी आर नाउ फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अपनी डेरिवेशन में सेट कर, सिंपल है, जो भी आपके सरफेस के लेफ्ट में होता है वो नेगेटिव होता है, सरफेस के राइट में होता है वो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है देखिए सरफेस के लेफ्ट में है तो उसको माइनस यू बोलते हैं। अच्छा, एम आई यानी पी आई बराबर ही है, एम और पी एक ही है, तो एम आई जो है मान लो पी आई के बराबर ही है, एम आई को क्या बोल सकता हूं मैं, V. V इमेज डिस्टेंस प्लस वी या माइनस वी, राइट में है या लेफ्ट? प्लस Plus V. plus V Plus V. अच्छा, अब M और C ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, रिकॉल करो। Sir, V R. by 2. सर्कल में सेंटर से किनारे तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius. सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस ऑफ द सर्कल तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर्कल के सरफेस तक का डिस्टेंस तो रेडियस होता है। तो आइडियली डिस्टेंस देखना तो P से चाहिए था, PC से देखना चाहिए, PC, और P और M बात बराबर ही है तो MC ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम। M से C तक का जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस R या माइनस R? प्लस R। Plus R. इस साइड में सरफेस के राइट, तो इसको मैं पुट करूंगा R, और ये भी वही है, इसको भी पुट करूंगा R। चलिए करिए, पुट करिए, इसको पुट करिए प्लस V, इसको पुट करिए माइनस U, और उन दोनों को R, तो क्या फॉर्मूला आता है, μ2 बाई V, ये बन जाएगा माइनस μ1 बाई U, और इसमें कॉमन ले लीजिए μ2 माइनस μ1 बाई। This is called as the formula for refraction at a spherical surface. Formula for refraction at a spherical surface. जब भी लाइट किसी स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्ट करती है तो जिस पॉइंट से लाइट आ रही है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे जाके वो एक्सिस को मीट करती है उसको इमेज बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ और आपको इमेज का डिस्टेंस दिया। कौन से स्टेप में डाउट है ये बताइए। ज्योमेट्री यूज करी, देखो स्नेल्स लॉ लिखा सबसे पहले तो, μ1 sin i, फिर से जल्दी से रिकैप करते हैं 2 मिनट में।
स्टार्ट कैसे करा, स्नेल्स लॉ लिखा, μ1 sin i इज μ2 sin r, sin i को i लिख दिया, sin r को r लिख दिया, क्योंकि एंगल छोटे, स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, i को ज्योमेट्री से निकाला अल्फा प्लस गामा और r को निकाला गामा माइनस बीटा। फिर tan लिख दिया, छोटे एंगल्स थे, अल्फा को tan अल्फा, गामा को tan गामा, बीटा को tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही सब ने रीअरेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस u, इमेज डिस्टेंस को प्लस v और रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्लस r। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार फिर से बता दो, ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, एनीथिंग व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस will be put as negative, anything which is on the right side will be put as positive। हम अपने डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन को सेट कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में होता क्या है, सपोज तुमने कोई चीज सॉल्व करी, तुमने सॉल्व करके इमेज डिस्टेंस आया 50 सेंटीमीटर, तो इमेज ऑफ 50 राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, कैसे पता करो? तो साइन कन्वेंशन हमें हेल्प करता है। अगर चीज पॉजिटिव है यानी वो सरफेस के राइट साइड, अगर नेगेटिव है यानी वो लेफ्ट साइड। तो इमेज डिस्टेंस देखिए हमारी फिगर में, इमेज डिस्टेंस v जो है राइट साइड, सरफेस के राइट साइड, तो प्लस v, रेडियस भी राइट साइड में है तो प्लस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट साइड में है तो उसको माइनस u पुट करा। OM देखो ना, OM सरफेस के लेफ्ट साइड में है तो इसलिए उसको माइनस u पुट करा। So this is the sign convention we will follow throughout optics. और कोई कंसर्न? अच्छा, अब हमारे पास बेनिफिट क्या है हमारे फॉर्मूले में कि ये जो रिजल्ट डिराइव हुआ ये हर केस में अप्लाई होगा। आपको ये नहीं कि अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले पढ़ने, हमारी जो लॉ है, हमारा जो तरीका है वो हर केस में अप्लाई होता है। तो इवन दो मैंने ये वाला केस लिया था रेयरर से डेंस, अब सपोज करो उल्टा केस होता, सपोज यहां पे डेंसर होता, यहां पे रेयरर, तब तो ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं करती, तब तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती, पर चिंता नहीं है, फॉर्मूला तब भी है। अच्छा, मैंने तो ये सरफेस अभी कॉन्वेक्स शेप का लिया था, जरूरी तो नहीं है कि सरफेस इसी शेप का हो, सरफेस का कर्वेचर उल्टा भी तो हो सकता है, ये तो कॉन्वेक्स कहलाएगा। हो सकता है सरफेस आपका इस शेप का होता, ऐसे केस होता, लाइट यहां से जा रही हो, जिस साइड से लाइट जा रही है, अब यहां तो कॉन्केव सरफेस, तुम्हें चिंता नहीं करनी। अगर सरफेस कैसा भी है फॉर्मूला यही है। कई जगह बोला जाता है कि अलग अलग केस के अलग अलग फॉर्मूले, नहीं, हर केस में जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, चाहे वो सरफेस, लिखो इस बात को मार्जिन में लिखो, whenever there is a refraction at spherical surface, लिखिए whenever there is refraction at spherical surface, whether it is convex, और ये भी बना लो whether it is convex और concave, चाहे डेंसर से रेयरर हो चाहे रेयरर से डेंसर हो, there is only one formula, only this। ठीक है ना? तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, डेरिवेशन आएगी, इस एक केस के लिए डिराइव कर दो, वो कहता है डिराइव करो ये वाला केस कॉन्वेक्स सरफेस का, रेयरर से डेंसर वाला केस डिराइव कर दो। न्यूमेरिकल आए चाहे जो मर्जी केस आए, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे डेंसर से रेयरर हो चाहे रेयरर से डेंसर हो, तो फॉर्मूला यही है। ठीक है ना? अगर चाहे डेंसर से रेयरर भी होगा, अगर स्फेरिकल सरफेस में चाहे डेंसर से रेयरर भी है तब भी फॉर्मूला, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस है तब भी यही फॉर्मूला होगा, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉन्केव है, फॉर्मूला यही। एक चीज और लिख लो, proper sign conventions must be put in the formula।
proper sign conventions must be put in the formula. यानी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी चीजें लेफ्ट साइड की होंगी उनको नेगेटिव पुट करेंगे, जो भी राइट साइड की होंगी उनको पॉजिटिव पुट करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। पहले वाला इसी सरफेस पे करें, कॉन्वेक्स पे ही कर लेते हैं, जो हमने डायग्राम बनाया था ना इसी पे करें। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, a convex refracting surface of radius 100 centimeter, of radius 100 centimeter has mu equal to 1 on the left and mu equal to 2 on the right. Has mu equal to 1 on the left and mu equal to 2 on the right. यानी लेफ्ट में उसके रेयर मीडियम है और राइट में उसके डेंस मीडियम है। An object is placed 400 centimeter on the left. An object is placed 400 centimeter on the left of the surface. Find the position of the image. Find the position of the image. चलिए सब लोग अब करिए, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको सिर्फ सही से वैल्यूज डालनी है। कौन mu1 होगा, कौन mu2 होगा, u कौन होगा, v कौन होगा, r कितना होगा, सही से वैल्यू डालनी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी v की वैल्यू आपको बतानी है। लेफ्ट साइड वाला जहां से लाइट आ रही होती है, जिस साइड से लाइट आती है वो mu1 होता है। तो ये जो हमें दिया हुआ है ये mu1 है। जिस साइड लाइट जाती है वो mu2 होता है, यानी ये mu2। इररिस्पेक्टिव ऑफ रेयरर डेंसर, जिस साइड से आएगी वो mu1 होगा, चाहे रेयरर हो, चाहे डेंसर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो मर्जी, जिस साइड से लाइट आएगी वो mu1 और दूसरे वाला mu2। तो लाइट यहां से आ रही है तो ये mu1 है और दूसरे वाला mu2। चलिए डेटा पुट करते हैं, थोड़ा टाइम चलो आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ v कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। ठीक है ना। एंड इन ऑप्टिक्स देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट टू मीटर एनीवेयर। डिस्टेंसेस हमने पढ़ा था ऐसा यूनिट में मीटर होता है, पर कोई बात नहीं, डिस्टेंस सेंटीमीटर में ही डालेंगे, आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो मीटर में अभी कन्वर्ट करने की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं। Please put the proper sign conventions which we had set during the derivation. जो चीज हमने डेरिवेशन में सेट करी थी वही चीज आपको वैल्यूज पुट करते वक्त भी अप्लाई करनी है। हमने सेट करा था लेफ्ट वाली चीजों को नेगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव, तो सेम चीज न्यूमेरिकल में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी जो आपने सेट करी। जो रूल्स हमने डेरिवेशन में माने थे कि लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा, राइट वाला पॉजिटिव होगा, वो अब अप्लाई करने हैं सही से। चलिए देखते हैं mu2 कितना है, बोलो। 2 बाय v कितना है, फाइंड कर। माइनस mu1 कितना है, 1 u कितना है, 4 4 अरे सेंटीमीटर में रखो ना, 400 माइनस 400 u
सेंटीमीटर में ही रहेगा, -400. Why minus? Because it is on the left side. Is equal to mu2 minus mu1, 2 minus 1 by रेडियस कौन सी साइड है, राइट में है लेफ्ट में है? राइट. Right. 100. तो राइट साइड में है, दिया हुआ ही है 100. ठीक है ना? तो देखते हैं, प्रोसीड करते हैं. 2 by b, ये प्लस हो गया, प्लस 1 by 400 इज इक्वल टू 2 minus 1 हो गया 1 by 100. इसको उधर ले जाते हैं, तो 2 by b इज इक्वल टू 1 by 100 minus 1 by 400. कितना होता है ये? 400 by 3. 400 एलसीएम ले लो, इसको भी 4 बना दो, ये 400 हो गया. तो कितना आया? 4 minus 1, 3 by 400. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v की वैल्यू कितनी आती है? 266.65 centimeter. From here we are getting v is equal to 800 by 3. यानी इमेज डिस्टेंस आता है 266.6 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है? पॉजिटिव. यानी इमेज इज ऑन द राइट साइड. नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब लेफ्ट में बनता. देखिए सिंपल न्यूमेरिकल. सर ने फॉर्मूला जब डिराइव कर रहे थे तब भी तो u को माइनस में लिया था. तब लिया था, बिल्कुल, तब तो सेट करा था हमने साइन. सर तो अब फिर माइनस में क्यों लिया? जो चीज आपने डेरिवेशन में सेट करी थी, आप उसकी वैल्यू उसी साइन के हिसाब से तो डालोगे. तो लेकिन जब हमने डेरिवेशन में किया था तो हमने लेफ्ट साइड एक बार ले लिया था, फिर वापस क्यों ले रहे हैं? चलो डिटेल में समझा देते हैं, 2 मिनट. बाकी चीज समझ में आई क्वेश्चन में? जी सर, मैंने वही पहले आंसर दूसरा भेजा था. समझा देता हूँ. कई बच्चों को डाउट होता है, कॉमन मिस्टेक है, बच्चे सोचते हैं 2 बार क्यों, जब डेरिवेशन में इसको माइनस ले लिया था तो फिर से -400 क्यों डाल. समझा दे. बाकी उसके अलावा कोई डाउट? बाकी तो सिंपल है. चलो अब ये बस लास्ट में आपको डाउट ये समझा देता हूँ कि बच्चे पूछते हैं कि जब हमने डेरिवेशन में u को ऑलरेडी माइनस ले लिया था, तो जब वैल्यू डाल रहे हैं तो भी फिर से माइनस क्यों डाल रहे हैं? Why we are putting the object distance as -400? यही डाउट है ना तुम्हारा? यस सर. ठीक है, चलो समझा. एक सिंपल आपको 5th 6th क्लास के बच्चे की तरह समझाते हैं कि ऐसा क्यों है. एक सिंपल, भूल जाओ ऑप्टिक्स. एक सिंपल केस, ये डिस्टेंस x है, एक पॉइंट है यहाँ पे, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ये इस लाइन से x डिस्टेंस है, और एक इसका दोस्त इधर खड़ा है. वो इन दोनों बच्चों के बीच में, भूल जाओ ऑप्टिक्स, जनरल मानो 5th क्लास के एक बच्चे को कुछ चीज समझा रहे हैं. इन दोनों बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है वो n है. मेरे को एक फॉर्मूला डिराइव करना है l का. क्या फॉर्मूला होगा l का? l विल बी इक्वल टू x plus y. x plus y. x plus y. सिंपल बात है, 5th क्लास का बच्चा भी बता देगा, x plus y. पर मैं अपनी डेरिवेशन में, दिस इज माय डेरिवेशन, मैं इसमें साइन कन्वेंशन सेट करूंगा. मैं चाहता हूं लेफ्ट वाले को नेगेटिव बोलूं, राइट वाले को पॉजिटिव. मेरी डेरिवेशन हो रही है अभी लेंथ की, मैं l को डिराइव करना चाह रहा हूं. 2 बच्चों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो डिराइव करना चाह रहा हूं. तो l पे l का फॉर्मूला डिराइव करा मैंने, x plus y. ये तो आप समझ ही रहे हैं l कितना होगा, x plus y. पर मैं अपनी डेरिवेशन में एक साइन कन्वेंशन सेट कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि लेफ्ट वाला जो हो, लेफ्ट में जो हो हमारा, ये हमारा सेंटर के लेफ्ट में है ये, तो इसको मैं नेगेटिव सेट करूं, और जो राइट में है इसको मैं पॉजिटिव सेट कर दो. तुम्हारी मर्जी है, तुमने डिराइव करा है, तुम कुछ भी सेट कर सकते हो. तो x नहीं लिखूंगा. x कौन सी साइड है, लेफ्ट में है राइट में है? लेफ्ट पे. तो मैं उसको डेरिवेशन में x नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूं, माइनस.
अच्छा, y कौन सी साइड है? राइट। तो उसको तो पॉजिटिव ही है। तो मेरी डेरिवेशन आई, l का क्या फॉर्मूला आया बताना जरा। y माइनस y Minus माइनस x एक्स। plus y. ये माइनस हो गया तो फॉर्मूला आ गया y। क्या इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में, क्या इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन सेट कर लिया मैंने? Yes. मैंने साइन कन्वेंशन सेट कर लिया, मेरा फॉर्मूला आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आ गया कि एक बच्चा है जो यहां से 50 सेंटीमीटर राइट साइड पे खड़ा है और इसका दोस्त 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे खड़ा है। एक बच्चा 50 सेंटीमीटर राइट में खड़ा है और उसका साथी 20 सेंटीमीटर लेफ्ट में खड़ा है। अब अपना फॉर्मूला लगाइए और बताइए इन दोनों दोस्तों के बीच का डिस्टेंस कितना है। आप क्या करते हैं? आप y की वैल्यू कितनी डालेंगे बोलिए? 50 50 माइनस x की वैल्यू कितनी डालेंगे? minus 20. माइनस 20। साइन डाल दिया ना, डेरिवेशन में मैंने साइन डाल दिया, अब दोबारा थोड़ी ना डालूंगा। x की वैल्यू मैंने डाल दी 20, l तो 30 सेंटीमीटर। अब जरा बताओ क्या इन दोनों दोस्तों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है? नो कितना है? No sir. 70. 70 क्या गलत हो 70. रहा है? क्या गलत हो रहा है? Sign convention. दोबारा साइन डालना है. डाल तो दिया मैंने, डेरिवेशन में डाल तो दिया मैंने। नलिफाई करना पड़ेगा उसको। तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ना, जो आपने डेरिवेशन में सेट कर दिया साइन, और जब आप न्यूमेरिकल डालेंगे y की वैल्यू कितनी डालेंगे आप? 50 50 माइनस x की वैल्यू कितनी डालेंगे? minus 20. माइनस 20 डालेंगे, तो आपका आंसर सही आएगा ना, 70। तो जो आपने साइन डेरिवेशन में भी लगाया था वही सेम चीज आप न्यूमेरिकल में भी तो अप्लाई करोगे, तभी तो सही होगा। तो तो सर हमने ये क्या- तो ऐसा ही है कि अगर हम डेरिवेशन में भी कुछ ना साइन लगाए और यहाँ पर भी. हाँ, डेरिवेशन में मत करते तो फिर यहाँ पे भी जरूरत नहीं होती। पर कोई कहता है फिर करा ही क्यों, डेरिवेशन में भी करा बाद में भी करा ही क्यों? क्योंकि फिर तो सब कुछ ही पॉजिटिव हो जाता। अगर मैं साइन कन्वेंशन सेट नहीं करता, मुझे नेगेटिव डालने की जरूरत भी नहीं होती, एवरीथिंग वुड हैव बीन पॉजिटिव। तो सपोज किसी केस में सॉल्व करके v50 आ जाता, अब मैं ये कैसे बता पाता कि ये राइट वाला है या लेफ्ट वाला? अभी हम ऑप्टिक्स में आगे चलेंगे, कई केसेस में इमेज आगे बनेगी, कई केसेस में इमेज पीछे बनेगी। अगर सब कुछ ही पॉजिटिव ले लेते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेरिवेशन में भी मत करो, न्यूमेरिकल में मत करो, सब सही हो जाता। पर उसमें एक प्रॉब्लम होती, अगर तुम्हारा v50 आता तो तुम ये कैसे बता पाते कि वो 50 राइट में है या लेफ्ट? तो साइन यूज करना जरूरी होता है, क्योंकि वरना मैं आंसर तो मेरा आ जाता, भी इमेज निकल आती, पर मैं उससे ये गारंटी नहीं दे पाता कि ये v राइट वाला है या लेफ्ट वाला है, क्योंकि सब कुछ ही पॉजिटिव होता। तो 50 यानी राइट में है या लेफ्ट में, वो नहीं बता पाते। तो वो तो बताना जरूरी है ना कि इमेज राइट साइड पे बनेगी या लेफ्ट साइड पे बनेगी। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन डिफाइन करा है, जिससे कि राइट वाली चीजें सॉल्व करके पॉजिटिव आएंगी, लेफ्ट वाली सॉल्व करके नेगेटिव आएंगी। तो उससे अगर v +50 आया तो वो राइट में होगा, अगर -50 आया तो वो लेफ्ट में होगा। तो थोड़े से मैंने एक छोटे से आपको एग्जांपल से समझाया कि जो साइन आप डेरिवेशन में सेट करते हैं, आपको न्यूमेरिकल में भी वही साइन फॉलो करना होता है। तो ये जो हमने तुम लोगों को, जो एक दो बच्चे पूछ रहे थे कि 2 बार क्यों अप्लाई करा, समझ में आई बात? यस। तो जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, इसकी डेरिवेशन में हमने लेफ्ट साइड वाली चीज को नेगेटिव लिया था, राइट वाली को पॉजिटिव लिया था। ठीक है, जब न्यूमेरिकल होगा आपको सेम फिर से डालना पड़ेगा, जो लेफ्ट में होगा उसको नेगेटिव डालिएगा, जो राइट में होगा उसको पॉजिटिव डालिएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल फिनिश। अब एक दूसरा सरफेस पे कर लेते हैं क्वेश्चन, अगर दूसरे टाइप का सरफेस होता है। अब हमारे पास एक कॉनकेव सरफेस इस साइड, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 2 और इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 100 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है
200 सेंटीमीटर दूर। चलो अब कर लो, बस लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखते हैं, चलिए। लाइट ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी लाइट ऐसे जाएगी, लाइट इस तरीके से जाएगी, तो μ1 कौन होगा? दिस विल बी, जिस साइड से लाइट आती है वो μ1 होता है, और दूसरे वाला जो होता है वो μ2 होता है। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले μ1 μ2 डाल देते हैं, उनका तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं। μ1 है 2, देखो प्लीज ध्यान दो ना एक बार, μ1 ये वाला μ1 है, जिस साइड से लाइट जा रही है वो μ1 है, तो μ1 को मैंने 2 डाल दिया। इसमें तो कोई साइन नहीं होता, μ1 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये तो पॉजिटिव है। और μ2 को, ये μ1 था, ये μ2 को 1.5। ठीक है, ये पुट कर दिया। अच्छा, v मुझे पता ही नहीं है, v तो अननोन है, तो v को तो मैं भी कुछ नहीं पुट करूंगा। u को कितना पुट करूं? 200। लेफ्ट या राइट? -200। डेरिवेशन में सेट करा था वही तो पुट करोगे, तो लेफ्ट वाले को हमने नेगेटिव सेट करा था, तो u को क्या पुट करूंगा? -200। सर मीटर्स में कर सकते हैं? नहीं। और r को क्या पुट करेंगे? 100 सेंटीमीटर। r किस साइड होगा? जरा देखो सरफेस कैसा है इस बार, तो -100। उसको पूरा सर्कल बना के देखो, उसका सर्कल का रेडियस किस साइड जाएगा। अपने सरफेस को कंप्लीट करके देखो, सर्कल बना के देखो। कहां पर आएगा इसका सेंटर? लेफ्ट Left. साइड में सरफेस के या राइट साइड में? लेफ्ट। लेफ्ट साइड। हाँ, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस। कॉनकेव सरफेस है ये, लेफ्ट साइड पे कंप्लीट होता है, तो इसका सेंटर लेफ्ट में जाएगा, तो इसका रेडियस इस साइड में, रेडियस यहाँ पर। कौन सी साइड आ रहा है रेडियस? लेफ्ट। तो कितना डालेंगे? -100। -100। ये क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि आपको लेफ्ट में लेना है, आपको खुद सरफेस की शेप देखिए ना, आपका सरफेस जो है वो इस शेप का है, दिस इज योर सरफेस, तो ये लेफ्ट में कंप्लीट हो रहा है, लेफ्ट में कंप्लीट होगा। चलो देखते हैं, तो ये आता है 1.5/v, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और 2 से काट दो, +1/100 इज इक्वल टू, ये ऊपर हुआ -0.5 और नीचे हुआ -100, तो माइनस माइनस काट, तो 1.5/v + 1/100 इज इक्वल टू, 0.5 को 1/2 लिख दो, तो ये हो गया 1/200। देखो सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कितना आ रहा है? v प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है? माइनस। देखते हैं, इसको उधर ले जाइए, तो 1.5/v इज इक्वल टू 1/200 माइनस 1/100, तो 1.5/v इज इक्वल टू, इसको 2 कर दो एलसीएम, -1/200, v आता है -300। अब देखो ना, माइनस आया तो मुझे पता लगा कि हाँ, इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे ही बन रही है।
सर बट रिफ्रैक्शन में सेम साइड पे कैसे? अभी बता देते हैं, डायग्राम भी बना देते हैं। इमेज इसकी लेफ्ट साइड पर ही बन रही है। पहले न्यूमेरिकल देखो, पहले न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं, फिर वह आगे देखते हैं कि रे डायग्राम बना। क्या न्यूमेरिकल समझ में आया? यस। कोई जना जिसको न्यूमेरिकल के किसी स्टेप में डाउट? μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। r दिया हुआ था 100। फॉर्मूला भी मैं फिर से लिख, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। चिंता मत करिए किसी चीज की, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछिए, फिर भी नहीं समझ में आएगी तो अलग से क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूले में देखो वैल्यूज डाली है हमने और सॉल्व। μ2 1.5 है, μ1 2 है, v नहीं पता, u माइनस 200 है, और रेडियस क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो इसलिए माइनस 100 आता है। ठीक है, अब रे डायग्राम बना। रे डायग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से एक रे लेके जा। दिस इज द इंसिडेंट। क्या बनाए इस पॉइंट पर? नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल हमेशा कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है ना। अब ये है डेंसर मीडियम और ये है, रेयरर मीडियम। तो ये रे किधर बेंड करेगी? ये रे सीधा तो नहीं जाएगी, ये तो मुझे फॉर श्योर पता है, सीधा नहीं जाएगी। ऊपर की तरफ बेंड करेगी या नीचे? नीचे। ध्यान से देख के सब लोग बताओ, ये रे जो इंसिडेंट रे गई है सीधा तो नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, यानी ऊपर या नीचे? नीचे। फिर क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। किधर बेंड होता है डेंसर टू रेयरर? अब एक तो टीआईआर की बात मत करना। रिफ्रैक्शन जब भी स्फेरिकल सरफेस पे होगा ना, हम मान के चलते हैं एंगल्स छोटे हैं, कहीं पर भी टीआईआर नहीं। तो सिंपल चीज बताओ, 10th क्लास में डेंसर से रेयरर में किधर बेंडिंग होती अवे फ्रॉम अवे Away फ्रॉम from नॉर्मल। है? फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। किस साइड बेंड करेगी ये रे? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे। ऊपर के। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ यार, बिल्कुल जीरो दिमाग के साथ काम मत करो। ये रे ऐसे जा रही है, अब अगर नॉर्मल कहाँ है इसके? नॉर्मल जो है इसके ऊपर है या नीचे है? ऊपर। तो ये अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल होता तो ये ऊपर की तरफ, अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये नॉर्मल से दूर नीचे। क्या किधर बेंड कर रहा है? नीचे। इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल में मैं इसको कितना नीचे मोड़ू? हल्का सा नीचे मोड़ू या बहुत ज्यादा नीचे मोड़ दूं या बहुत ज्यादा नीचे मोड़ दूं, वो डिपेंड करेगा मेरे आंसर को देखकर। मेरे को इमेज किधर बन रही है? इमेज राइट में बनी है या लेफ्ट में बनी? लेफ्ट। लेफ्ट। कोई बच्चा इस रे को बहुत ज्यादा नीचे मोड़, बहुत ज्यादा यहां मोड़, तो उसके हिसाब से तो इमेज राइट में बन जाएगी, ये रे यहां आ जाएगी। पर इमेज तो राइट में बनी नहीं है, इमेज तो लेफ्ट में बनी है। तो इतना ज्यादा मत मोड़ दीजिए कि ये राइट में। इस रे को आप बहुत हल्का सा बेंड करें। अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपने बेंड करा है, देखिए सीधा नहीं गई है, इट हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर की तरफ मैंने उसको बेंड करा। पर अब देखो, ये रे सीधा नहीं गई, इसको मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड। क्या ये आगे जाकर, देखो ऐसे गई है, ध्यान देना, ऐसे थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करी, अब ऐसे। क्या ये आगे जाकर एक्सिस को मीट करेगी भी कभी? नो सर। नो नो सर। सर। तो अगर कोई आदमी यहां से देख रहा होगा, उसको क्या लगेगा? हमें क्या लगता है कि रे जो आई है वो कैसे आई है? स्ट्रेट लाइन। तो वो आदमी क्या सोचेगा? वो इसको बैक ट्रेस करके ले जाएगा।
वो इसको बैक ट्रेस करके लेके जाएगा, उसकी आईज इसको बैक ट्रेस करके लेके जाएंगी यहाँ पे, ये एक्सिस को यहां कहीं जाके मीट करेगा। तो दिस विल बी द वर्चुअल इमेज। जब कभी रे आगे एक्चुअल में एक्सिस को मीट करती तो वो रियल इमेज बनती, क्योंकि आगे नहीं मीट कर रही है तो आपका वो आदमी इसको रे को पीछे ट्रेस करके ले जाएगा और ये यहां जाके लेफ्ट साइड पे जाके एक्सिस को मीट करेगी। इमेज विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट 300 सेंटीमीटर। दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज। देखिए, तो ये रे ऐसे गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, क्योंकि आगे एक्सिस को मीट नहीं कर रही तो पीछे ले जाते हैं। इट इज अ वर्चुअल इमेज। बना लीजिए। और पहला ही क्वेश्चन हमने करा है थोड़ा, अब आगे इसी टाइप के रियल वर्चुअल इमेजेस वाले क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस होगी। न्यूमेरिकल को देखकर मैंने रे डायग्राम बनाया है। अगर बाय चांस बी पॉजिटिव आया होता बाय चांस, तो मैं इस रे को थोड़ा और मोड़ता जिससे कि ये आगे की तरफ मीट करे। तो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा ना पता था कि इमेज कहां बन रही है, वो तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करा और उसके हिसाब से रे डायग्राम। इसी रे को अगर बी पॉजिटिव आ गया होता तो मैंने इसको और नीचे मोड़ दिया, तब ये यहां जाके मीट, क्योंकि बी नेगेटिव आया, मुझे पता है आगे नहीं मीट करवाना, तो फिर मैंने इस रे को, इंसिडेंट रे को हल्का सा बेंड करा जिससे कि इसको पीछे मीट कराया जाए। चलिए ठीक है, अब कोई डाउट है तो बताइए।